देते हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल कराया था एंगुलर का, एंड छोटे मोटे कोड वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करके उन्हें यूज किया था। अभी इसमें एक क्लास हुई है सर, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए थे टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, एंड इन वेरिएबल्स को हमने सिंपली अपने एचटीएमएल कोड में डिस्प्ले कराया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेट सपोज कि मेरे पास जो डेटा है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मेरे पास एक डेटा वेरिएबल है जो कि एरे होगा ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेयर आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे 5 वेरिएबल डिफाइन करूँ, मतलब 5 एलिमेंट्स। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने अभी आपको डायरेक्टिव्स नहीं पढ़ाया ना? नहीं नहीं, ये एग्जांपल फिर डायरेक्टिव का है, ये बाद में करेंगे। भी डायरेक्टिव पढ़ाया नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा बेसिक करने के बाद हेडिंग डाल लीजिए स्टेट। स्टेट के बारे में 2 लाइनें लिखवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोटबुक लाएंगे? नोटबुक निकाल लीजिए अपनी। लिखिए एंगुलर स्टेट। इन एंगुलर state refers to the data or context state refers to the data or context that an application maintains and manage throughout its life cycle. It can be used to hold information
about the UI or other variables that affect the behavior and appearance of the application, that affect the behavior and appearance of the application. आगे लिखिए टाइप्स ऑफ स्टेट इन एंगुलर। टाइप्स ऑफ स्टेट इन एंगुलर। फर्स्ट लिखिए कंपोनेंट स्टेट। इसके बारे में लिखिए ईच कंपोनेंट इन क्लास, सॉरी ईच कंपोनेंट इन एंगुलर can have its own state stored in properties of the component class. सेकंड लिखिए सर्विस स्टेट। सर्विस स्टेट shared state across multiple components, shared state across multiple components is often managed using services. ठीक है, हमने भी देखा कंपोनेंट स्टेट होते हैं लोकल, एक कंपोनेंट की लोकल मेमोरी। वहीं पे अगर हम सर्विस बनाते हैं तो ये शेयरेबल होती है अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट एक ही सर्विस से डेटा फैच कर सकते हैं। थर्ड लिखिए एंगुलर स्टेट, सॉरी एप्लीकेशन स्टेट, माय बैड, एप्लीकेशन स्टेट। देखिए द एंटायर एप्लीकेशन स्टेट कैन बी मैनेज्ड, entire application state can be managed using state management libraries, like ngrx etc. और अगर पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को एक जगह मैनेज करना है तो उसके लिए होती है एप्लीकेशन स्टेट। जैसे रिएक्ट में हम लोग रिडक्स यूज करते हैं, ऐसे इसमें ठीक है ngrx होता है। नेक्स्ट है राउटर स्टेट। एंगुलर राउटर मैनेज इट्स ओन स्टेट। एंगुलर राउटर मैनेज its own state, which include the current route, route parameters, query parameters, etc. Which include the current route parameters, query parameters, etc. ये हम आगे बढ़ेंगे जब राउटिंग पढ़ेंगे। इनफैक्ट अभी मैं बस आपको कंपोनेंट स्टेट बताऊंगा, सर्विस स्टेट, एप्लीकेशन स्टेट, राउटर स्टेट, ये सब आ गई। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिए
स्टेट इन फॉर्म्स या फॉर्म स्टेट। लिखिए एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म मेंटेन देयर ओन स्टेट। ठीक है। तो अभी बाकी तो पढ़ेंगे आगे, अभी हम पढ़ते हैं कंपोनेंट स्टेट। तो कंपोनेंट स्टेट क्या है कि भाई जब भी हम क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, एक नंबर जो कि एक नंबर टाइप की वैल्यू होगी, की इनिशियल वैल्यू मैं देता हूँ 1। टाइप स्क्रिप्ट का आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत। ठीक। नंबर, अच्छा इसको मैं 100 से या 1 से इनिशियलाइज कर। अब मुझे क्या करना है कि भाई इन स्टेट वेरिएबल्स को अगर मैं अपडेट करता हूँ तो उससे क्या होगा कि हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा फिर से। ठीक है। जैसे अगर हम लोग पीएचपी की बात करें, पीएचपी या जावा या कोई और लैंग्वेज लाइक डॉट नेट वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग एक स्टेट वेरिएबल, मतलब जब भी हम लोग कोई वेरिएबल कोई पेज में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस पेज में हमने मान लो कोई चेंज किया, तो पूरा पेज ही रिलोड होता है बार बार। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो फेसबुक, वैसे तो रिएक्ट में बना है, या जैसे यूट्यूब एंगुलर में बनी हुई है, इन दोनों को मान लो हम लोग पीएचपी में बना दें। ठीक है, फ्रंट एंड इनका पीएचपी में बन जाए, तो होगा क्या, जैसे ही आप किसी वीडियो पे लाइक बटन पे क्लिक करोगे, लाइक बटन पे क्लिक करते ही पूरा पेज आपका रिलोड होगा। या फेसबुक पे किसी पोस्ट पे आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो पूरा पेज आपका रिलोड होगा। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? पेज तो रिलोड नहीं होता है। फेसबुक में सिर्फ आप जैसे मान लो लाइक बटन पे क्लिक करते हो तो लाइक बटन चेंज हो जाता है, काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, या कोई पोस्ट करते हो तो कमेंट आपकी दिखना शुरू हो जाती है। मतलब कमेंट करते हो तो, या यूट्यूब पे आप कोई कमेंट करते हो दिखना शुरू हो जाती है इंस्टेंट, या लाइक करते हो तो लाइक काउंट बढ़ जाता है ना। तो ये सब पॉसिबल होता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस की वजह से। इनके इनमें क्या होता है कि जब भी हमारा किसी पर्टिकुलर पार्ट में या कंपोनेंट में चेंज आता है, तो सिर्फ वो पार्ट आपका चेंज होता है, बाकी पूरा पेज एज इट इज होता है। ठीक है। एक सेकंड ना, बस एक मिनट। ठीक है। अब एक रियल टाइम एग्जांपल हमने फेसबुक का लिया या एंगुलर का लिया और यूट्यूब का लिया। होता क्या है कि भाई जैसे मान लो यूट्यूब का पेज ही मान लो। ठीक है। यूट्यूब में सबसे पहले हमें एक नया बार दिखता है, वो एक अलग कंपोनेंट है। फिर हमें कुछ वीडियोस दिखते हैं, वो एक अलग कंपोनेंट है। साइड में हम लोगों को अलग ऑप्शंस दिखते हैं, वो एक अलग कंपोनेंट है। ऐसे में मान लेता हूँ कि यूट्यूब का पेज, एक सिंगल पेज जो है, वो 10 कंपोनेंट से मिलकर बना है, मान के चलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट यूआई का। ठीक है। तो अब जब भी मैं लाइक बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो वो किसी एक कंपोनेंट में चेंज हो रहा है। तो होगा क्या कि सिर्फ वो कंपोनेंट रेंडर होगा, बाकी 9 कंपोनेंट्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है। अब पूरा पेज रिलोड हो उससे बेटर है कि सिर्फ जिस पार्ट में चेंज आया है वही पार्ट हम लोग रिलोड करें। तो इससे फायदा क्या होगा? स्पीड एनहांस होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स का, एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया। ठीक है। आपने ऐसे लिखा, आप मेरे पास लेके आए, मैंने कहा ये गलत है। ठीक है। आपने कहा, सर क्या गलत है? मैंने कहा इसमें दो तीन जगह पे गलतियां हैं। ठीक है। दो तीन जगह आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, दो तीन जगह आपने ग्रामर मिस्टेक कर रखी है, मान लो। दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, दो जगह ग्रामर मिस्टेक है। मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करो, ये आपकी ग्रामर मिस्टेक है, इसको ठीक करो। आप क्या करोगे? मैंने आपको बता दिया कि हाँ गलती है। अब क्या करोगे?
दोबारा से लिख के लाओगे? हाँ, आपने जो लिख रखा है लिख रखा है, जिसमें जो गलत है सिर्फ उसको चेंज करेंगे। यही होता है एंगुलर में या रिएक्ट में, दोनों में, व्यू में भी, तीसरे में भी, कि अगर जो पर्टिकुलर पार्ट चेंज हुआ है सिर्फ उसको चेंज करो, पूरे वेब पेज को एज इट इज रहने दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी दो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सिर्फ उन्हें ठीक कर दो, बाकी पूरे ऐसे को एज इट इज रहने दो। दो ग्रामर मिस्टेक है, उन्हें ठीक कर लो, बाकी पूरा एज इट इज रहने दो। इससे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। भाई अब पूरा ऐसे दोबारा लिखोगे कितना टाइम लगेगा? लेकिन पीएचपी में यही होता है। पीएचपी, अगर मैं पीएचपी के हिसाब से चलूँ, मैं आपसे कहूंगा आपने दो गलतियां की हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, दो गलतियां की हैं आपने, ग्रामर मिस्टेक, दोबारा लिख के लाओ इसे। अब दोबारा से स्टार्टिंग से लिख रहे हो, फिर कोई दिक्कत आ गई, मैंने कहा अब भी गलत है, दोबारा लिख के लाओ, तो दिक्कत होगी ना। इससे बेटर है कि भाई जो पर्टिकुलर गलतियां हैं सिर्फ उन्हें ठीक किया जाए। तो ऐसे ही जो पर्टिकुलर चेंजेस है सिर्फ उन्हें रिफ्लेक्ट किया जाए, बाकी पूरा पेज एज इट इज रहे, जिससे हमारी स्पीड एनहांस हो जाए। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग क्लास में वेरिएबल बनाते हैं, जैसे ये वेरिएबल चेंज होते हैं, हमारा कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो जाता है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डिक्रीमेंट num1। इस फंक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, दिस डॉट num1 माइनस माइनस कर देंगे, बट कंडीशन लगा के कि दिस डॉट num1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तभी। मतलब नेगेटिव में नहीं जाएंगे, जीरो नहीं जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो ये डिक्रीमेंट होगा। सेम एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, डिक्रीमेंट num2। अब एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट num1। इसमें हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा इंक्रीमेंट ही कर देंगे, एन इंक्रीमेंट num2। हम num2 को इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास दो मेथड हैं, सॉरी चार मेथड हैं दो वेरिएबल्स के लिए। इन मेथड्स को हमें कॉल करना है जब हमारे फ्रंट एंड में क्लिक होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट, कंपोनेंट स्टेट एग्जांपल इन रियल, इन एंगुलर, सॉरी। मैं यहाँ पे h2 में num1 डिस्प्ले कर देता हूँ। वैल्यू के लिए मैंने कल भी बताया था, डबल करली ब्रैकेट लगाएंगे, जिसे इंटरपोलेशन सिंबल कहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग num1, num2, ये हो जाएगा num2। now एक बटन बनाते हैं हम लोग, डिक्रीमेंट num1। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इवेंट, तो यहाँ पे हमें क्लिक लिखेंगे। आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स पढ़े होंगे, जैसे ऑन क्लिक, ऑन सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन नहीं लिखना है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ क्लिक लिखेंगे, और यहाँ पे फंक्शन का नाम पास कर देंगे जो आपको कॉल करें, लाइक डिक्रीमेंट num1, इंक्रीमेंट num1। और यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, br मतलब, और इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे num2 कर देता हूँ। इंक्रीमेंट num2 फंक्शन, अच्छा num3 लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, ये आ गया यहाँ पे। देखो, मैं चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है num1, यहाँ पे num2 इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो गया num1, ये डिक्रीमेंट हो गया num2। अब देखो, दिखने में बहुत इजी, मतलब बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है कि एक पैरेलल ही एक कंपोनेंट होता है, इसके बाद में इस पे चेंज आने से उस कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, सिंपल है। तो लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास के अंदर जो लिखा है वही नोट कर लेना, बाकी सब तो पहले से आपको मिलता है बॉइलर प्लेट में। एक सेकंड, अविनाश क्या बोल रहे हैं सर, ये कौन सी बैच है, 7 नवंबर को जो करंट है प्रोजेक्ट एंड हुआ उसके देखना आपने बोला था भाई। अविनाश तुम क्लास लेते नहीं हो क्या टाइम से भाई?
क्लासरूम में चेक कर लिया करो। नोड का बैच सुबह 10:30 बजे चल रहा है, एंगुलर का बैच है।
आशीष मौर्य क्लास वीकडेज नहीं बेटा, क्लास आपकी वीकेंड पे होगी, सैटरडे संडे। आज वैसे मैं क्लास लाइव नहीं करने वाला था, बट एक बच्चा ऑफलाइन आए थे, इस वजह से मैंने क्लास लाइव कर दी। मैंने आपको लोगों को बोला था बेटा लास्ट क्लास में सैटरडे संडे आने के लिए। ठीक है, आपकी क्लास सैटरडे संडे होगी 1:30 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आपको सैटरडे को ही ज्वाइन करनी है 1:30 पे। एंड प्लीज बी ऑन टाइम, क्योंकि तुम लोग दो चार स्टूडेंट ही हो, और तुम लोग भी अगर टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब क्लास आपकी सैटरडे को होगी। आज पूरी क्लास कर लेते हैं, देन सैटरडे। ओके बेटा। एंड ये हाँ, सैटरडे संडे 1:30 यार, 1.3 की 1:30। एंड आप में कोई बच्चा मीन स्टैक वाला तो नहीं है? आशीष, प्रियलता, साधना। डॉट नेट है आपका, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एंगुलर डायरेक्टिव्स। एंगुलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, इसके बारे में, एंगुलर डायरेक्टिव्स आर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। एंगुलर डायरेक्टिव्स आर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस provided to the DOM by Angular directives are special instructions provided to the DOM by Angular to manipulate the structure, appearance, or behavior of DOM elements. Manipulate the structure, appearance, or behavior of DOM elements. Directives are one of the core building blocks. Directives are core building blocks of Angular applications. Core building blocks of Angular application, and allow developers to build dynamic and interactive user interface. Interactive user interface. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एंगुलर डायरेक्टिव्स। फर्स्ट टाइप लिखिए, कंपोनेंट डायरेक्टिव्स। मतलब जो हमने कंपोनेंट बनाना, हम लोग बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। हम लोग जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, वैसे देखा जाए तो ये भी कंपोनेंट ही है, ऐप कंपोनेंट, जिसे रूट कंपोनेंट भी कह सकते हो। ऐसे हम लोग और भी अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे अभी। ठीक है, तो जो हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं वो डायरेक्टिव ही होता है। ठीक है, तो लिख लो, कंपोनेंट इन एंगुलर आर टेक्निकली, components in Angular are technically directives with a template. Directives with a template. ठीक है बेटा, सेकंड लिखिए, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। देखिए, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स
change the structure of the dome by adding, removing, by adding, removing or manipulating elements. ठीक है, अब लिखिए एस्ट्रिक एनजी इफ, मैं लिख देता हूं एस्ट्रिक एनजी इफ, एस्ट्रिक एनजी स्विच एंड एस्ट्रिक एनजी, ये तीन हमारे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हैं। अब नाम से समझ में आ गया होगा, इफ कंडीशन लगाने के लिए, स्विच के सप्लाई करने के लिए मतलब मेन्यू बेस्ड, और फॉर लूप, हाँ लिस्ट वगैरह को आइटरेट करने के लिए। लिख लेना है ना ताकि याद रहे। थर्ड लिखिए एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। देखिए एट्रीब्यूट डायरेक्टिव चेंज द अपीयरेंस, attribute directive change the appearance or behavior of an element without changing its structure. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनजी क्लास, एनजी स्टाइल एटसेट्रा। एनजी क्लास, एनजी स्टाइल एटसेट्रा, ठीक है बेटा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले कंपोनेंट डायरेक्टिव के लिए, मतलब हम लोगों को एक कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एंगुलर की सीएलआई कमांड यूज करनी होगी। ठीक है बेटा। अब ये जो नया वर्जन है इसमें अब मॉड्यूल्स हटा दिए हैं। पुराने वर्जन में मॉड्यूल्स होते थे, बट नए वर्जन में मॉड्यूल्स नहीं होंगे। अगर आप मॉड्यूल्स यूज करना चाहते हो, हाँ मॉड्यूल जनरेट करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ कंपोनेंट देख रहे हैं। तो एनजी जी सी, जी मतलब जनरेट, सी मतलब कंपोनेंट। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो वर्ड, जी मतलब जनरेट, सी मतलब कंपोनेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो चार फाइलें क्रिएट होंगी, HTML स्पेक फाइल, TS फाइल, CSS फाइल। ठीक है, एनजी सी, जी जनरेट, सी कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है, बस अपने कंपोनेंट को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो डायरेक्टिव एग्जाम्पल, एक ही मैं मल्टीपल लूंगा, ठीक है ना। इंजेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका कंपोनेंट बना होगा, आप ध्यान दो यहाँ पे टेस्ट नाम से बना है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है कि जो टेस्ट है इसके अंदर एक टेस्ट कंपोनेंट और TS फाइल है, जो कि मेन फाइल होती है बेसिकली। इसमें आपका यहाँ पे सिलेक्टर लगा हुआ है ऐप टेस्ट। तो इस कंपोनेंट को जब भी आप यूज करना चाहोगे तो आपको ये यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, ऐप हाइफन टेस्ट। लेकिन अभी एक मुझे एरर देगा, कह रहा है ऐप टेस्ट इज नॉट अ नोन एलिमेंट, इफ ऐप टेस्ट इज अ एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इज इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट इंपोर्ट्स। हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं ना, इसे हमें इंपोर्ट्स में डालना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, आप लिखो, सॉरी टेस्ट है ना इसका नाम। मैंने उसे टेस्ट लिखा था ऐप, हाँ ऐप टेस्ट ही है। ठीक है, अभी एक,
मैंने वापस टेस्ट में लिख दिया क्या? अरे एक सेकंड, मैं बैठ, हमें लिखना पड़ेगा ऐप में, ठीक है, जहाँ राउट राउटेड लगा हुआ है, इसके साथ लिख दीजिए टेस्ट कंपोनेंट। ठीक है भाई। हाँ, ये 17 है, 18 है। 18 वर्जन। 18 17 में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है। हाँ, 16 तक मॉड्यूल थे, लेकिन इसमें मॉड्यूल हटा दिया एक्चुअली। बट इसमें मॉड्यूल यूज कर सकते हो पूरा प्रोजेक्ट। हाँ, वो बता दूंगा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सब चीजें। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने इंपोर्ट्स में डाल दिया, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले इंपोर्ट्स में अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे इसे इंजेक्ट कर दो, तो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख जाएगा टेस्ट वर्क्स लिखा आ रहा है। अब बाकी काम मैं यहाँ पे करूंगा टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अपने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को भी टेस्ट कर लेते हैं। लेट सपोज एक नंबर होगा मेरे पास, इसकी वैल्यू में फिलहाल 23, या प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं, ठीक है ना। भाई नंबर में कन्वर्ट जरूर कर लेना इसे। एंड मुझे क्या करना है, नंबर जो मैंने डिफाइन किया, इसको स्टार्टिंग में रखो। अब हमें इसे यूज करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे H1, यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन लाइक एन जी एफ, एक्सप्रेशन में हम लोग पास कर देंगे इफ नम मॉडुलस टू इक्वल्स टू 0। मान लो हमें इवन ऑड चेक करना है, तो हम प्रिंट कर देंगे कि भाई जो नंबर है वो इवन है। अदरवाइज अगर इक्वल 0 नहीं आया, तो प्रिंट कर देंगे नंबर ओड है। अच्छा, यहाँ पे भी ये मुझे बोलेगा कि भाई एनजी इंटरेक्टिव यूज करने के लिए हमें कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो ये हमारी टीएस फाइल है, इसमें यहाँ पे आप लिखो कॉमन मॉड्यूल। अगर हम लोग मॉड्यूल यूज कर रहे होते, तो हमें ये सिर्फ एक बार लिखना पड़ता, बट अभी हमें हर हर कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आगे नंबर में लिखा 23। एक सेकेंड। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना, कि भाई जैसे ही हम लोग कुछ वैल्यू एंटर करेंगे, ये कंपोनेंट रीरेंडर हो जाएगा, रीरेंडर होगा तो दोबारा चल जाएगा। एक्चुअली पता क्या होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो भी है आपको यहाँ पे अपना आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक कस्टम टेम्पलेट, कस्टम डायरेक्टिव भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी क्या लिखा है, मैंने इस तरह से लिखा है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप इसमें कस्टम डायरेक्टिव भी लगा सकते हो। मतलब आप इसमें लिखो कि भाई एनजी अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो ठीक है, वरना एल्स, एल्स यूज कर सकते हो उसमें। है तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक, यहाँ पे लिखिए एनजी टेम्पलेट, और इसे आईडी दे दीजिए जो मैंने ऊपर लिखा है एल्स ब्लॉक। एंड इसके अंदर वापस प्रिंट कर दीजिए कि जो नम है वो ओड है। ठीक है, ये हो गया आपका कस्टम डायरेक्टिव। 23 ओड है, 22 इवन। ठीक है, ये होगा इफ एल्स के लिए, इस तरह से लिख सकते। अब इसे पूरे पार्ट को फिलहाल नोट करो एक बार स्टार्टिंग से क्या क्या करना है।
पहले आपको ऐप डॉट टी एस, पहले तो वो कंपोनेंट बनाना एनजीजीसी से। उसके बाद आपको इंपोर्ट्स में लिखना है ऐप कंपोनेंट की टीएस में, फाइल का नाम भी लिख लेना भाई। ऐप कंपोनेंट टीएस में ये टेस्ट कंपोनेंट, देन ये लिखना है। देन आपको यहाँ पे ये वाला नोट करना है, टीएस फाइल, एंड देन एचटीएमएल फाइल। स्टेप बाय स्टेप कर लो नोट डाउन जल्दी जल्दी। एंड इसमें बेटा बस एक काम करना, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस लिख के सिर्फ ये लाइन नोट कर लेना, और कुछ नहीं होगा। हो गया नोट डाउन बेटा? इसमें दो लाइन लिख लो। ये हो गया ना? अब ये लिख लो। अब एक लो एचटीएमएल वाला पार्ट।
डन। ठीक है भाई, बाकी अभी हम लोग स्विच वगैरह या फॉर लूप वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब टाइम नहीं है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई याद से ज्वाइन कर लेना सैटरडे संडे 10:30 पे, ओ सॉरी 1:30 पे। एंड जितना पढ़ाया है, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी रिवाइज कर लेना इसे। नेक्स्ट क्लास में स्विच केस लूप वगैरह ये सब देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो।